Hello, hello, and welcome again. Yet another session. So, हम पढ़ रहे थे जूनस एंटरप्राइज स्विचिंग. ओके, ऑलराइट. सो जिसमें से अब ये वाला. ओके, तो इसके अंदर में दो मेजर टॉपिक है. जूनस एंटरप्राइज स्विचिंग और जूनस एंटरप्राइज राउटिंग. तो आज हम देखने वाले हैं जूनस एंटरप्राइज स्विचिंग को. ठीक है, इसे हम क्लिक करते हैं, कोर्स के इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और स्टार्ट की बटन दबाते हैं. ठीक है, सो ये ओपन हो जाएगा. ओके, लेट इट ओपन. ऑलराइट, चूंकि मैंने इसको पहले भी रीड कर लिया है, देख लिया है काफी बार, इसलिए ये वहां पर जा रहा है, एंड में जा रहा है. ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश और हम चाहेंगे स्टार्टिंग से. ओके, लेट्स डू इट. सो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. एक्चुअली इट इज अ बुक, यानी कि सिर्फ स्विचिंग. इसमें स्विचिंग है पूरा. ठीक है, ओके. तो फिर स्वागत है आपका जूनस एंटरप्राइज स्विचिंग कोर्स के अंदर में. इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? अ, चलिए, ओवरव्यू. ओवरव्यू इस कोर्स का, जूनस एंटरप्राइज स्विचिंग. इसके अंदर में हम पढ़ेंगे एनहांस लेयर टू सॉफ्टवेयर ईएलएस. इसके साथ हम पढ़ेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस. इसके साथ हम पढ़ेंगे वीलैंस. उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएसटीपी. उसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्ट एंड डिवाइस सिक्योरिटी और हाई अवेलेबिलिटी. ये किसके फायदे का कोर्स है? जो भी ये एक सीरीज पे काम करता है, उसको ऑपरेट करता है, कॉन्फ़िगर करता है या मॉनिटर करता है. ये एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है. इसको पढ़ने के पहले आपको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं. इसके पहले वाला भी कोर्स हमने दे रखा है, जेएनसीआई. ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओएस रेफरेंस मॉडल आना चाहिए. कंप्लीशन ऑफ द जूनेस ऑपरेटिंग सिस्टम आईजीओएस कोर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए. ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू. अब हम चलते हैं सीधे मॉडल नंबर 2 के ऊपर में, जो कि है लेयर 2 स्विचिंग. क्या टॉपिक है ये भी, चूंकि कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वहीं जाएगा. मैं इसे वापस रीस्टार्ट करता हूँ. तो फिर स्वागत है आपका हमारे मॉड्यूल 2 के अंदर में, जो कि है लेयर 2 स्विचिंग. लेयर 2 स्विचिंग. इसके अंदर में तीन टॉपिक्स हैं: ईथरनेट ब्रिज बेसिक, लेयर 2 स्विचिंग ऑपरेशन और उसकी लैब. ईथरनेट ब्रिजिंग बेसिक के अंदर में हम देखेंगे क्या होता है ब्रिज, क्यों इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज, और स्विच क्या होता है. दूसरे वाले में देखेंगे लेयर 2 स्विचिंग ऑपरेशंस, उसके ऊपर किस तरह के कमांड चलाए जा सकते हैं और वो कमांड्स क्या करते हैं. और तीसरा जो है वो उसकी इंडिविजुअल लैब है, क्योंकि आपको खुद को जूनोस की वेबसाइट पर जाकर करनी है, या फिर अगर आपने GNS3 या EVNG इंस्टॉल करा हो और खुद ने अगर लैब बनाई हो तो उसके ऊपर में वही कमांड चला कर देखनी है. तो शुरू करते हैं ईथरनेट ब्रिजिंग के बेसिक पे. तो यह है ईथरनेट ब्रिजिंग बेसिक मॉडल. इसके अंत में आप जान पाओगे डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ ईथरनेट ब्रिजिंग, और 13 मिनट का है. ये है शेयर्ड कोलेशन डोमेन, यानी कि हब एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर आप काफी सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सको. हब एक प्रकार का डिवाइस है. ठीक है, इसे हम शेयर्ड लैन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में सारे ही यूजर एक सेम मीडिया को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो तीनों ही
यूजर जो है वो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही यदि कोई कोलिजन हो जाता है तो वह यूजर जिसका कोलिजन हुआ है वह एक मैकेनिज्म के थ्रू सबको इन्फॉर्म कर देगा कि देयर हैज बीन ए कोलिजन ऑन द नेटवर्क, सो कृपया कुछ क्षण के लिए रुक जाएं। तो सारे रुक जाएंगे, और उसके बाद में फिर एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में वो वापस अपनी ट्रैफिक स्ट्रीम को चालू कर देंगे, माने ट्रैफिक भेजना चालू कर देंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन, सी एस एम ए सी डी। ओके। सी एस एम ए सी डी क्या बोलते हैं? मल्टीपल एक्सेस चैनल के ऊपर में कोलिशन डिटेक्शन और कोलिशन कोलिशन डिटेक्शन और कोलिशन अवॉइडेंस। सी एस एम ए सी डी, एक सेकंड में आपको बताता हूँ कहीं पर। GSMA CD फुल फॉर्म। नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत बेसिक पुराने जमाने की बात है ये। ठीक है। तो है कैरियर सेंस, इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। तो हम क्या है, ये जो जगह थी यहाँ पर कैरियर को सेंस कर रहे हैं सभी लोग बैठ के कि यदि कोलिशन हुआ तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्टॉप हो जाएंगे। तो CSMA CD इस तरह का फुल फॉर्म इसका। ओके। क्या बता रहा है? ट्रैफिक सेंट फ्रॉम यूजर A टू C इज डिटरमाइंड बाय ऑल अदर यूजर ऑन द सेगमेंट, क्योंकि वो सब सेंस कर रहे हैं इस मीडिया को, तो वो उनको पता चल जाएगा। अभी इस शेयर मीडियम के अंदर क्या होता है कि चाहे ट्रैफिक किसी एक यूजर के लिए चाहे क्यों ना हो, वो ट्रैफिक जो है प्रत्येक यूजर को भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेयर्ड मीडियम है, जैसे हमारी शेयर्ड रोड होती है, टू वे रोड जिसमें आना जाना दोनों साथ में चलता है। ओके। तो ऑलराइट, शेयर्ड लेन के बारे में कुछ जान लेते हैं अब हम। क्या लिख रहा है? फ्लड ट्रैफिक ओवर all port to all devices that can consume network resources and introduce security risk। तो ट्रैफिक यूजर ए से यूजर सी को भेजना था, लेकिन हम भेज कहाँ रहे हैं? सभी को। ओके। ये शेयर्ड लैन की दिक्कत है। ठीक है। फ्लड ट्रैफिक ओवर ऑल पोर्ट टू ऑल डेस्टिनेशन दैट कैन कंज्यूम नेटवर्क रिसोर्सेज एंड इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी रिस्क। फिर क्या है? इथरनेट लैन वेयर ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड फॉर। अभी ये तीन लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि लोग कम है, और जो आपकी 10 Mbps की लिंक है, 1 Mbps की लिंक है, वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी डाटा को ट्रांसफर होने के लिए, तो कोलिजन कम रहेगा। और कम चोकिंग होगी नेटवर्क की, या अनयूटिलाइज्ड नेटवर्क कम बनेंगे। ठीक है। इसी लाइन के ऊपर में अगर हम 100 यूजर बिठा देते हैं इस शेयर्ड मीडियम के अंदर में, तो क्या होगा कि 100 के जो सिग्नलिंग ट्रैफिक है, या 100 के जो कोलिजन हो रहे हैं उसके कारण जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ये सारा ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगी कि लिंक अपने आप में चौक हो जाएगी, और कोई भी यूजर एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं रह पाएंगे। ठीक है। जैसे रोड के ऊपर जैसे जाम लगता है, आने जाने वाले दोनों लोग एक ही रोड पे अगर आ रहे हैं और एक किसी ने गड़बड़ी कर दी, तो क्या होता है वहाँ उस रोड पर सारे लोग पूरी रोड को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये शेयर्ड लैन का ये दिक्कत है। एज ए Ethernet LAN grow, the likelihood of collision on that LAN also grows। तो जैसे ही इथरनेट लैन बढ़ी होगी, वैसे ही कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे। अनवांटेड कंजम्पशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्स along the increase of collision inevitably decrease the overall efficiency of the LAN। तो रोड के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक होगा, तो उसके ऊपर में जो पर्याप्त स्पीड मिलनी चाहिए थी वो स्पीड तो नहीं मिल पाएगी किसी को, क्योंकि चोकिंग और जैम लग जाएगा उसके ऊपर में। अब शेयर्ड लैन की तरह ही नया लैन आया है जिसको बोलते हैं हम स्विच लैन। इसके अंदर में क्या लगाया गया? ब्रिज लगाया गया। ब्रिज क्या होता है? जैसे कि दो रोड को कनेक्ट करने के लिए पुल जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रिज। तो ये क्या कर रहा है, जो एक कोलिजन डोमेन है
इसको इस तरह से समझो, आपकी स्विट्जरलैंड अब क्या हो गई, सिंगल वे रोड के बदले में डुअल वे के साथ साथ उसके अंदर में अलग अलग सेगमेंट बनाने के लिए, ईस्ट, सिटी का ईस्ट, सिटी का वेस्ट, सिटी का नॉर्थ, सिटी का साउथ, ऐसे चारों एरिया के लिए एक ब्रिज बना दिया है, जिसमें ईस्ट वाले ईस्ट जाना है तो ईस्ट वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वेस्ट वाला वेस्ट पे, इसी प्रकार नॉर्थ वाला नॉर्थ पे और साउथ, तो क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा इनका, ये आपस में टकराएंगे नहीं कभी। ठीक है, ये थोड़ा आगे चला गया। ऑलराइट, मैं वापस जाता हूँ। तो इसका क्या है, ब्रिज क्या करता है, ब्रेक ए सिंगल डोमेन इनटू ए मल्टीपल स्मॉलर कोलिजन डोमेन मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ कोलिजन, परफॉर्म इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द फॉरवर्डिंग टेबल। तो ये, जैसे सी को अगर ट्रैफिक भिजवाना है तो उसको भिजवाने के लिए वो एक ट्रैफिक ब्रिज टेबल के अंदर में इसका रास्ता पता करेगा, मतलब कौन से पोर्ट पर है ये, वो पता करेगा और फिर सिर्फ उसी पोर्ट पर ट्रैफिक को भेजेगा। ठीक है, ट्रैफिक सेंड टू द यूजर दिस लिखा हुआ है। अब ये ब्रिज 802.1D 2004 स्टैंडर्ड है इसका, ब्रिजिंग का। ठीक है, और ये क्या इस्तेमाल करता है, ये सारी मैकेनिज्म यूज करता है इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंड्स इफेक्टिव। ठीक है, अब क्या क्या है ये, लर्निंग मैकेनिज्म, फॉरवर्डिंग, फ्लडिंग, फिल्टरिंग एंड एजिंग, ये सारे मैकेनिज्म यूज करेगा, और कैसे करेगा ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हाउ डज ब्रिजिंग वर्क, ब्रिजिंग बिल्ड एंड मेंटेन ब्रिज टेबल यूजिंग द गिवन मैकेनिज्म। इसमें जो मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करके, खासतौर पे लर्निंग को इस्तेमाल करके, वो एक टेबल बनाता है। स्विच पॉपुलेट द ब्रिज टेबल बेस्ड ऑन द सोर्स मैक एड्रेस कंट्रोल, यानी कि मैक एड्रेस ऑफ द इनकमिंग फ्रेम रिसीव्ड फ्रॉम द डिवाइस taking part in the bridge LAN, make an intelligent forwarding decision by comparing the destination MAC address of the incoming pair frame to the content of the bridge table। तो क्या होता है, जैसे ए यूजर ने कोई ट्रैफिक भेजा, तो जो ट्रैफिक भेजा उसके अंदर में सोर्स से डेस्टिनेशन तो लिखा रहता है। तो स्विच क्या करेगा, ए यूजर का जो सोर्स का जो एड्रेस लिखा है, मतलब खुद का एड्रेस जो लिखा था मैक एड्रेस में, वो वाला इस ब्रिजिंग टेबल में डालेगा। इस मैकेनिज्म से, लर्निंग मैकेनिज्म से, मतलब लर्न कर रहा है और बाय डिफॉल्ट बैठे बैठे लर्न कर रहा होता है। ठीक है, वो वह इंफॉर्मेशन निकालेगा इस सोर्स इंटरफेस पे जो आया था, उसके सोर्स मैक में जो मैक लिखा हुआ था वो वाले को लिखेगा, और उसके साथ में उसकी एजिंग और उसका विलन का नाम, ये दो तीन चीज लिखेगा उस टेबल के अंदर में। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ये कई मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब स्विच पहली बार इथरनेट लैन पे कनेक्ट होएगा तब उसके पास में कोई टेबल तैयार नहीं रहेगी। लर्निंग ही वह प्रक्रिया है जिससे मैक एड्रेस वह फाइंड आउट करता है नोड के। मैक एड्रेस आर एसोसिएटेड विद इनकमिंग इंटरफेस, तो जिस इंटरफेस पे से वो मैक आएगा वो सोर्स एड्रेस वाले हेडर के अंदर में से उसको निकालेगा और अपने ब्रिज टेबल में डाल देगा, और साथ में यह इंटरफेस का नाम लिख देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसने इसके पास में एक डेटाबेस बन गया, जैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, हमारी डायरी बनाते हैं, उस तरह से। और वह याद रखेगा कि कौन से पोर्ट पर हुई थी, और साथ में एजिंग टाइम भी लिख देगा, मतलब एजिंग टाइम बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड होता है, जो कि 5 मिनट हो जाता है, राइट, 5 मिनट है बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो 5 मिनट तक अगर कोई ट्रैफिक नहीं आया तो क्या करेगा, वो उसे फ्लश कर देगा। ठीक है, अब मैक लर्निंग जो है वो बाय डिफॉल्ट, पीछे जाना पड़ेगा वापस एक बार हमें, क्योंकि हमने एक इम्पोर्टेंट चीज स्किप कर दिया। ओके, बाय डिफॉल्ट प्रत्येक, ये एक सीरीज की सीरीज पर एक्सेप्ट 80 to 100 और एक और है, उस स्विच को छोड़ के बाकी सबके ऊपर में मैक एड्रेस लर्निंग बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है। और उसको, जो एनेबल की हुई चीज है बाय डिफॉल्ट फ्रॉम फैक्ट्री, उसको डिसेबल करने के लिए आपको
यह कमांड चलानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया, क्योंकि कमांड्स कभी भी एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। क्या है? सेट स्विच ऑप्शन इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, और नो, नो मैक लर्निंग, ये कमांड है। नो मैक लर्निंग, ये दबाओगे तो क्या होगा? फिर कुछ भी लगाओ उस पोर्ट के ऊपर में, वो मैक लर्न नहीं करेगा। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि मैक बाय डिफॉल्ट लर्न करता है। अब फॉरवर्ड, तो दूसरी मैकेनिज्म है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या है? जैसा कि उसका नाम बता रहा है, ब्रिज टेबल के अंदर में वो पोर्ट ढूंढेगा मैक एड्रेस को देखकर, सोर्स एड्रेस पर जो आया था और उसने लिखा था। अब डेस्टिनेशन के लिए ढूंढेगा उस टेबल के अंदर में। तो डेस्टिनेशन क्या होगा? सपोज एक फ्रेम आई इस डेस्टिनेशन के लिए, एक्स डेस्टिनेशन की। द स्विच कंसल्ट द ब्रिज टेबल टू फाइंड ए फॉरवर्डिंग एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द रिसीव्ड इथरनेट फ्रेम। इस रिसीव्ड इथरनेट फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए जो मैक है, वो मैक क्या यहाँ हमारे टेबल में है? यदि है तो उसका पोर्ट कौन सा है, किस इंटरफेस पर उसको भेजना है, वो फाइंड आउट करेगा। और जैसे ही फाइंड आउट होगा तो यह मैकेनिज्म जो इस्तेमाल कर रहा है वो उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग। वो उस ट्रैफिक को उठाकर उस इंटरफेस पर डाल देगा। ठीक है। अगर यह मैक एंट्री नहीं है इसके अंदर तो क्या, तब उस स्थिति में वो प्रत्येक इंटरफेस के ऊपर में इस फ्रेम को छोड़ देगा, भेज देगा। फिर क्या होगा? जब कोई कोई उस पे से रिस्पॉन्ड करेगा, तो जब कोई इस पे रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर वो हो उसकी एंट्री वापस इस टेबल में डाल देगा। ओके। टू फॉरवर्ड फ्रेम द स्विच सर्चेस द ब्रिज टेबल टू वेरीफाई वेदर द टेबल कंटेन द मैक एड्रेस करेस्पॉन्डिंग टू द फ्रेम डेस्टिनेशन। तो वही बात बता रहा है कि ये यदि मैक एड्रेस है कि नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करेगा? फ्लड करेगा ये। अब वी लैन एक नया कॉन्सेप्ट आया, नया कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से स्विच हमारा हब के कंपैरिजन में बेटर था, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर देता था, लेकिन अभी भी कोलिजन डोमेन वाली प्रॉब्लम तो है ही। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी लैन कॉन्सेप्ट आया। मतलब लैन को भी हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी अलग अलग हो जाएगा। अब फ्लडिंग क्या प्रक्रिया है? फ्लड अभी भी हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि जब कोई फ्लडिंग इज ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज टू डिलीवर पैकेट टू अननोन मैक एड्रेस। अगर अननोन मैक एड्रेस के लिए कोई पैकेट आया है तो क्या करेगा? सीधे फ्लडिंग करेगा। ठीक है। फ्लड करना मतलब सभी पोर्टों पर उसको भेज देगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लडिंग। और यह उस इंटरफेस पर नहीं भेजेगा जिससे वो खुद आया हुआ है। ठीक है, दैट इज ए बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म। अगर अगर कोई अननोन डेस्टिनेशन रिस्पॉन्ड करता है जब फ्लडिंग की है, तो the switch learn the MAC address of the node and update its bridge table with the source MAC address and ingress port। तो फिर अगर किसी ने उसके ऊपर में रेस्पॉन्ड किया तो वो क्या करेगा? उसको उसके अंदर के सोर्स एड्रेस को कैप्चर करेगा और उसको ब्रिज टेबल के ऊपर के अंदर लिख देगा। और यही वह प्रक्रिया है, उससे ब्रिज टेबल बनाया जाता है। अब आता है हमारा फिल्टरिंग मैकेनिज्म। फिल्टरिंग क्या होता है? The filtering mechanism is used to limit traffic to its associated segment और switch port। तो किसी भी जगह पर जो आपका ट्रैफिक को नहीं भेजना है उसके लिए फिल्टरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक हब लगा हुआ है, इसका कोलिजन डोमेन एक ही है, यानी कि यूजर बी और यूजर सी के अंदर में जो भी ट्रैफिक रहेगा वो सबके सब एक दूसरे को प्राप्त होंगे। अब सपोज कि बी यूजर जो है वो सी यूजर को ट्रैफिक सेंड करता है, तो वो चूंकि उसी इनग्रेस इंटरफेस पर लर्न हुआ है उसका डेस्टिनेशन, तो उसको आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है स्विच के द्वारा। तो सिंस यह फायदा नहीं है तो वो क्या करेगा? इसी इंटरफेस पर बाहर जाने वाले ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो कोलिजन डोमेन जो है वो अपने इस इंटरफेस के ऊपर में ही रख लिया उसने, इस पर्टिकुलर वीलैन का या इस पर्टिकुलर लैन का। अभी जैसे ये एग्जांपल दिखा रहा है कि बी यूजर ने सी यूजर को भेजा और दोनों ही 007 इंटरफेस पर है। ठीक है, चूंकि वो दोनों एक ही इंटरफेस पर है तो क्या करेगा? फिल्टरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके वो ट्रैफिक को वहीं पर ड्रॉप कर देगा। और
अब आता है एजिंग। एजिंग क्या करेगा, ये है टेबल के अंदर में जब भी कोई एंट्री को एंटर करता है, मैक एड्रेस को, या कोई ट्रैफिक आता है किसी मैक एड्रेस के द्वारा, उसी समय वो उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है। यह टाइमर बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड का है, यानी कि 5 मिनट का। ये क्यों करता है? टू कीप ब्रिज टेबल एंट्रीज करंट, द स्विच मॉनिटर एक्टिविटी ऑफ द मैक एड्रेस एंड एज आउट ब्रिज टेबल एंट्रीज आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इनएक्टिव टाइम। तो यदि किसी मैक एड्रेस से 5 मिनट तक के ट्रैफिक नहीं आया, तो क्या करेगा, उसको वो ड्रॉप कर देगा टेबल के अंदर से, जिससे क्या है, टेबल के साइज टेबल की साइज भी खाली होती रहती है ना। मैकेनिज्म अच्छा है। अभी डिफॉल्ट एजिंग टाइम जो है 300, जैसे कि मैंने सेकंड बताया था आपको। अगर उसको चेंज करना है तो सेट प्रोटोकॉल लेयर टू L2 डैश लर्निंग ग्लोबल मैक टेबल एजिंग टाइम क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर आप कम कितना भी जा सकते हो इन सेकंड्स। तो 300 सेकंड बाय डिफॉल्ट है, यदि 100 सेकंड करना है आपको तो 100 लिख दो यहाँ पर। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ट्रैफिक यूजर बी से आ रहा है और डी के लिए आ रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर उसने मैक एड्रेस टेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पर उसको यूजर डी को प्रॉपरली, जो कौन सा मैकेनिज्म था हमारा, फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू सेंड कर देगा। और लेकिन वो दूसरा दूसरा जो उसका कोलीग उसी के सेगमेंट में, उसके पास भी बाय डिफॉल्ट जाएगा। अब ये काम है पीसी का कि वो उस आए हुए ट्रैफिक को ड्रॉप करे। ठीक है। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय दिस स्विच टू डिलीवर ट्रैफिक फ्रॉम ए इनकमिंग टू एन आउटगोइंग इंटरफेस लीडिंग टू द डेस्टिनेशन। क्या बोल रहा है, कौन सा मैकेनिज्म स्विच के द्वारा ट्रैफिक डिलीवर इनकमिंग से आउटगोइंग, मतलब किसी स्पेसिफिक पे भिजवाना, तो क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल होगा। ये मैच द फॉलोइंग है। तो फॉरवर्डिंग किसे कहते हैं? फॉरवर्डिंग क्या है? द मैकेनिज्म यूज्ड बाय स्विच टू डिलीवर द ट्रैफिक फ्रॉम इनकमिंग टू एन आउटगोइंग इंटरफेस। तो ये इसका है। एजिंग किसको कहते हैं? ए मैकेनिज्म यूज्ड टू डिलीवर, नहीं, ए मैकेनिज्म यूज्ड टू लिमिट ट्रैफिक टू इट्स associated segment, or a mechanism used to make sure that the only active MAC address entries are in the bridge table। ये है edging। फिर a mechanism used to deliver to unknown MAC address के लिए क्या था? फ्लडिंग था। a mechanism used to limit traffic to its associated segment और switch port। तो सिर्फ जिस सेगमेंट में ट्रैफिक जाना चाहिए उसी में जाना चाहिए, बाकी जो दूसरे सेगमेंट में नहीं जाना चाहिए उसके लिए क्या, फिल्टरिंग का इस्तेमाल होता है। व्हाट व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टरिंग एंड ब्रिजिंग मैकेनिज्म? फिल्टरिंग क्या काम करता है? टू टू अपडेट टू लिमिट द ट्रैफिक इट्स एसोसिएटेड सेगमेंट, ये तो सही था। टू अपडेट द वेन सोर्स मैक एड्रेस एंड टू क्लैरिफाई विच स्विच बोर्ड यूज टू फॉरवर्डिंग ट्रैफिक टू ए स्पेसिफिक टू मोड टू ऑब्टेन मैक एड्रेस ऑफ नोड, ये दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर में। ये क्या है? लेयर टू स्विचिंग ऑपरेशन। और इसमें कैसे आप लेयर टू की स्विचिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं, वो बताया। इसमें सबसे पहले है, नया जब स्विच आपके पास में आएगा तो आपको उसको कंसोल से कनेक्ट करना है। ठीक है। मैनेजमेंट इंटरफेस भी दिया हुआ है। ये आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट करने का काम आता है। ठीक है। अभी इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब कंसोल को तो कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, सीधे कंसोल केबल लगाओ और आप डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हो। तो जब एमई को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो उसमें उसको एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। जब आप आईपी एड्रेस दे दोगे इसको, तब आप इसको रिमोट नेटवर्क से, रिमोट पीसी से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और यही वाला आप एमई को एसएनएमपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि मॉनिटरिंग वगैरह, मॉनिटरिंग और उसके लॉग्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए एसएनएमपी सर्वर पे। और साथ ही साथ क्या है कि आप टेलनेट और एसएसएच करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये है सबसे पहले करने वाली चीज। 1 सेकेंड, इसको
ऑलराइट, मैं एक सेकंड। ओहो, कमान। ओके, या तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको क्या है। ऑटोमेटेड ई एक्स सीरीज स्विच प्रोवाइड द एमई जीरो मैनेजमेंट इंटरफेस इक्वल टू एफ एक्स पी जीरो ऑन जुनिपर राउटर। तो यही चीज जो एमई जीरो जो है स्विच के ऊपर में जो है मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वैसे ही अगर जुनिपर के राउटर होंगे तो उस पर एफ एक्स पी जीरो होता है। अभी इसको यूज करने के लिए जैसे मैंने बताया ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है पहले। इतनी कॉन्फ़िगरेशन होगी तभी इस आईपी एड्रेस के ऊपर एस एस एच और टेलनेट कर सकते हैं। और ये एल थ्री करवाना पड़ेगा। ये आईपी तो आईपी दिया मतलब ये एल थ्री हो गया। स्विच के ऊपर में बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट अदर देन 82,000 एंड ऑल, 82,000 को छोड़ के बाकी, एक और है उसको छोड़ के बाकी सभी पर बाय डिफॉल्ट सभी स्विच के ऊपर में एल टू एनेबल रहता है। तो एल टू ही रहेंगे उसके इंटरफेस, एल थ्री नहीं रहेंगे। ओके, अब ये है इजी सेटअप। इजी सेटअप क्या है? ये एक ऐसी चीज है जैसे कि सिस्को के अंदर में जब हम कंसोल से लॉगिन करते हैं तो वो कुछ सवाल अपने आप पूछता है आपसे कि क्या आपको आईपी एड्रेस ऐड करना है, होस्ट नेम ऐड करना है, ये करना है, वो करना है। वही चीज जूनिपर के अंदर करने के लिए क्या है कि जैसे आप लॉगिन करोगे, अवेलेबल ऑन फिक्स कॉन्फ़िगर्ड ईएक्स, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन ईएक्स स्विच में अवेलेबल है। मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कैन बी, अच्छा ये वाला करने के बाद में आप मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली डीएनएस, आईपी, होस्ट नेम, टाइम, ये सब चीज जैसे इजी सेटअप टाइप करोगे आप तो ये मांगेगा और आप दे दोगे, उसके बाद में उसको आपको सेव करके निकल जाना है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल सिचुएशन में अगर उसके अंदर नया है स्विच तभी ये इजी सेटअप चला पाओगे, अदरवाइज नहीं चला पाओगे कि अगर आपने कोई सी भी थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन उसके ऊपर करी हुई है तो। अभी इजी सेटअप कैसे चलता है देख लो। इजी सेटअप प्रोसेस कनेक्ट करो आप कंसोल पोर्ट से, हाँ, RJ45 या DB9 को यूज करके, और उसके बाद में आप रूट का कोई पासवर्ड नहीं तो डायरेक्ट रूट में घुस जाओगे। इजी सेटअप जैसे आप टाइप करोगे तो आप डिवाइस होस्ट नेम, रूट पासवर्ड, सिस्टम डेट, टाइम मैनेजमेंट, आईपी एड्रेस एंड एनेबल करना है क्या टेलनेट को और एसएसएच को, इतना सब पूछेगा। सारा का यस आंसर करके आप बाहर जब निकलोगे तब आपको उसको कमिट करके बाहर निकला। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली हुई है कि नैन्सी जो है वो काम करती है एज ए नेटवर्क इंजीनियर या मॉनिटरिंग इंजीनियर, ठीक है। अब कैसे कैसे इनफैक्ट ये इसमें अपना एनसी नहीं, आप अपने आप को रख लो कि अगर आपको एनेबल करना है L2 तो ये वाली कमांड डालनी पड़ेगी, फैमिली इथरनेट स्विचिंग। इसको डालने के दो तरीके हैं। एक आप इसको रेंज कमांड के साथ डाल सकते हो या ऐसे हर एक के अंदर घुस घुस के कर सकते हो। यदि आप, क्या ये कोरा है नया अगर आया हुआ है जिसमें 0 से लेके 10 तक के हैं या 8 तक के हैं तो सीधे सीधे आप इसको रेंज के अंदर में डालकर कर सकते हो। इनफैक्ट आप दोनों ही यूज कर सकते हो, देखो रेंज रेंज वाला भी यूज कर सकते हो, और या तो ऐसे मेंबर से भी कर सकते हो। दो तीन तरीके हैं उससे। आप मेंबर के लिए कहाँ घुसना है आपको, ये दोनों ऑप्शन देखो, ये दोनों का ऑप्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ। तो इंटरफेस, एडिट इंटरफेस के अंदर घुसे, ऐसे मेंबर करके कमांड है कि ईच एंड एवरी वन का भी डाल सकते हैं, या फिर अगर कंटिन्यूस है अगर वो सारे, तो मेंबर रेंज में भी ऐसे करके डाल सकते हैं। मेंबर रेंज G0/6 से लेके G0/8 तक के, और उसके अंदर यूनिट जीरो के अंदर में इथरनेट स्विचिंग। तो इसके अंदर में यूनिट, ये फैमिली इथरनेट स्विचिंग डालना बहुत जरूरी है, तभी वो L2 कहलाता है। L2 के लिए और कुछ नहीं लिखना पड़ता है, इसी को इथरनेट स्विचिंग का नाम दिया हुआ, फैमिली इथरनेट स्विचिंग। ये दोनों डिवाइस के ऊपर में नहीं है। EX8200 और 9200 के अंदर बाई डिफॉल्ट नहीं है वो, ठीक है। तो उसमें स्विच को डालने के लिए वो कमांड अलग से डालनी पड़ेगी। ये कमिट एंड क्विट जैसे मारोगे आप, उसको लिखने के बाद करोगे तो आप, आपके ये सारे इंटरफेस पे ये लिखा हुआ जाएगा। जैसे कि अपन 8200 की बात करें, उसमें अगर 3 पोर्ट को हमको करना था तो ये फिर ऐसे कमांड डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर स्पीड और ये सब देखने के लिए, एरर देखने के लिए कमांड क्या है, शो इंटरफेस एक्सटेंसिव और
इंटरफेस का नाम। ठीक है। इसके अंदर की डुप्लेक्स और स्पीड सेटिंग जो है, लाइन मोड, वो जब आप दूसरे किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हो तो फिर हो सकता है कभी मैनुअली डालनी पड़े, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये कमांड है जो कि सिस्को की कमांड है, शो मैक एड्रेस। वो कमांड है यहाँ पर, शो ईथरनेट स्विच टेबल डायनेमिक। डी से लगने वाली डायनेमिक है जो सामने से लगनी। अगर उसके बारे में मोर और जानकारी तो एक्सटेंसिव डाल सकते हो आप। अगर आपको फॉरवर्डिंग टेबल देखनी है तो आप शो राउट फॉरवर्डिंग टेबल, ये कमांड का इस्तेमाल करें। ओके। क्या हुई? ओके। अच्छा, ये सब जो मैक टेबल में आया है इसको क्लियर करने के लिए क्लियर ईथरनेट स्विच टेबल, या फिर कोई मैनुअली अगर करना है तो टेबल के बाद में उसका नाम। ठीक है। मैक एंट्री को डिलीट कर दें। ओके। औसतन जनरली आप डायनेमिकली रन करते हो मैक एड्रेस, लेकिन कुछ सिनेरियो के अंदर में सिक्योरिटी कंसर्न के चक्कर में हो सकता है कि आपको स्टैटिक मैक देना पड़े, तो उसके लिए ये कमांड है, शो इथरनेट टेबल, या शो शो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट के अंदर जाके स्विच ऑप्शन के अंदर जाके इंटरफेस के अंदर जाके स्टैटिक मैक। ये सारे कमांड्स जो है इसको थोड़ा याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये आ सकते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द ब्रीच टेबल? ब्रीच टेबल किस में से दिखा था? इसके अंदर में दिखा था। सो इथरनेट स्विच टेबल, स्विचिंग टेबल। ओके। विच कमांड इज यूज टू चेक डिफॉल्ट इंटरफेस सेटिंग? डिफॉल्ट इंटरफेस सेटिंग इसमें दिखी थी, सो इंटरफेस एक्सटेंसिव। ठीक है। ओके, अब हम आ गए लैब मॉड्यूल के ऊपर में। तो इसके अंदर में आपको लैब खुद इंडिविजुअली करनी है। और अभी तो हम फिलहाल इसको देख सकते हैं कि क्या है। इसके अंदर दो बेसिक ऑफ ये चैप्टर पढ़ के तो हम आ चुके हैं। ये रिक्वेस्ट था, ये पढ़ने के बाद में इसको लैब को करनी है। ये लैब को करने के बाद में कॉन्फ़िगर वेरीफाई ऑपरेशन ऑफ लेयर टू इंटरफेस और मॉनिटर सम इथरनेट स्विच एलिमेंट। मॉनिटर करने से क्या मतलब, सो कमांड कैसे चलानी है उसकी। इसके अंदर में दो पार्ट है, लॉगिंग इन यूजिंग द CLI एंड मॉनिटरिंग लेवल टू। तो ये पहली तो है, आप जूनिपर की लैब के अंदर में कैसे लॉग इन करोगे। और और भी चीजें हैं लैब के अंदर में क्या करोगे। और इसके अंदर में मॉनिटर कमांड वगैरह है सारे, शो कमांड्स वगैरह। कॉन्फ़िगरेशन कमांड इधर ही आ जाएगी। ये आगे बढ़िए। ऑलराइट, पार्ट वन पे आ जाओ। पार्ट वन में क्या है? In this lab part, you become familiar with the access detail used to connect to the lab equipment. Once you are familiar with the access detail, you use this CLI to log your destination designated switch. Once you have logged into your device, you make sure that the device are running the appropriate starting configuration of the lab. You enable some designated interface operation. और राइट, तो ये जूनिपर वाली लैब के अंदर में कैसे आप काम करोगे वो सब है इसके अंदर में। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या क्या काम करोगे, वो ये है लैब का आपका डायग्राम। और ये इसका मैनेजमेंट कैसे कनेक्ट किया है। उसके बाद में अंदर घुसने के बाद में करना क्या है, एडिट एक्सेस द CLI यूजिंग द अदर कंसोल टेलनेट और SSH रिफर टू द मैनेजमेंट नेटवर्क दिस। उसका पासवर्ड क्या है। और ये वाली लैब है, लैब का नाम ये वाला, ये आपको अपलोड करनी है, स्टार्ट करनी है इसको। उसके बाद में आपकी इस ये लोड ओवरराइड ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कमांड यूज करके ये वाली कॉन्फ़िगरेशन डालनी है, GAX लैब वन। तो लैब वन की जो क्या बोलना चाहिए मेटा डेटा है वो तैयार हो जाएगा आपके लिए। फिर एडिट इंटरफेस में जाके ये पहले मैनेजमेंट वाले को ME0 को हमने IP एड्रेस दिया ताकि हम
इसको एसएनएमपी के लिए या टेलनेट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। फैमिली, और फैमिली के बाद में इथरनेट स्विच। ये क्या दिखाना चाह रहा है? ओनली वन इज वैलिड फॉर द एनकैप्सुलेशन एरर कॉन्फ़िगरेशन कुछ। ओके। फिनिश द करंट कमांड बाय एडिंग द इथरनेट स्विच स्टेटमेंट। तो इस तरह से सारे आपको इसके अंदर में अलग अलग काम बताए गए हैं, वो सारे करने हैं। ठीक है। और बेसिकली आपको इथरनेट स्विच बनाना है सबको, या L2 बनाना है, और इसको L3 बनाना है, इसको मैनेजमेंट वाले को, ताकि मैनेजमेंट कर सके। इंटरफेस ये देखो, ये है L2 मोड। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट लैब के अंदर में क्या है? मॉनिटरिंग लैब एंड L2 स्विचिंग। ठीक है, इसको करने के बाद क्या होगा? यू लोड। ओके। बिफोर एंड आफ्टर ट्रैफिक पासेस थ्रू द डेस्टिनेशन यू देन एडवांस में स्टैटिक मैक, स्टैटिक मैक वाले कॉन्फ़िगरेशन अगर दी हुई है। ठीक है। ओके। एडिट इंटरफेस के अंदर गए, और मेंबर डिफॉल्ट डिलीट, मतलब पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद में ये इस लैब की कॉन्फ़िगरेशन आपने डाल दी। शो इथरनेट स्विच टेबल खाली पड़ा हुआ है। रीस्टार्ट द इंटरफेस कंट्रोल फ्रॉम स्विच टू द रीस्टार्ट इंटरफेस कंट्रोल। अच्छा। स्टैटिक मैक देखने के बाद में ये सब करने के लिए बोल रहा है। स्टैटिक मैक बना दी। उसके बाद में शो इंटरफेस डिफॉल्ट स्विच ऑप्शन, डिफाइन थ्री स्टैटिक ब्रिज। अच्छा, यहाँ पर डाल रहा है ये स्टैटिक कमांड, सेट इंटरफेस दिस स्टैटिक मैक, मैक का नाम यहाँ पर। ओके, तो ये एक छोटी सी लैब है, ये करके देखना आपने। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन ठीक लगा होगा आपको। और इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे वो है, बैक करते हैं, राइट, स्विचिंग डिजाइन कंसिडरेशन। उसके बाद इम्प्लीमेंट वीलैन, फिर इम्प्लीमेंट वीलैन फीचर। उसके बाद आएगा स्पैनिंग ट्री ओवरव्यू। तो देखते हैं। ठीक है, करते हैं इसके बाद, मिलते हैं वापस से। देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस टॉपिक। ओके। और कुछ बताना भूल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।